फ्रेंड्स, अपने पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह हम इस वीडियो में भी कंप्लीट 125 क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में हम करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करने जा रहे हैं। एंड वेरी फर्स्ट वर्ड इज अर्थनवेयर। अर्थनवेयर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो फ्रेंड्स, अर्थ की स्पेलिंग सभी कर लेंगे, EARTH। और जब भी हम अर्थ से एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो बन जाएगा अर्थन, और उसके बाद में वेयर। बहुत इजी स्पेलिंग हो गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट। सो फ्रेंड्स, फ्लैम्बॉयंट की करेक्ट स्पेलिंग FLAMBOYANT। फ्लैम्बॉयंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग इज गैरुलस। गैरुलस मीन्स होता है बातूनी। और फ्रेंड्स, गैरुलस का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा लैकोनिक। गैरुलस यानी जो बहुत ज़्यादा बोल जाए और उसकी बात का अर्थ समझ में ना आए, और लैकोनिक जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात का अर्थ बहुत अच्छे से समझा दे, उसको बोलते हैं लैकोनिक। क्लियर फ्रेंड्स? तो गैरुलस के लिए GARRULOUS, गैरुलस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेइश। GRAY और इसमें जोड़ देंगे ISH, ग्रेइश। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट, होमसिक। होमसिक मतलब जो अपने घर से आसक्त हो, जो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता किसी भी कंडीशन में, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स होमसिक। और होमसिक की करेक्ट स्पेलिंग होम और प्लस सिक, होम सिक। इसलिए ऑप्शन 1 यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉल्स द इमोर्टलिटी ओड द हाईएस्ट रिमार्क ऑफ पोएट्री। इमोर्टलिटी ओड को हाईएस्ट रिमार्क ऑफ पोएट्री किसने कहा है? सो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, इमर्सन। और इनका पूरा नाम होगा दोस्तों राल्फ वाल्डो इमर्सन, और शॉर्ट में बोलेंगे RW इमर्सन। क्लियर फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी या 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शी टॉक्स एज इफ डैश डैश द मैनेजर। शी टॉक्स, वह बात करती है कैसे? जैसे कि वो मैनेजर हो। वर, इज, हैज और हैव बीन। ऑप्शन 1 यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A poet is a man speaking to man. Who said this? And that is said by William Wordsworth. Next one is, which of the following is not a title to play written by William Shakespeare? निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइटल विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो फ्रेंड्स, हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना, क्लियर है। और हेनरी 8 भी पार्ट 1 पार्ट 2, और हेनरी 4 भी दोस्तों ये भी पार्ट 1 पार्ट 2 में लिखा गया है। तो ये तीनों ही विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए टाइटल होंगे, लेकिन हेनरी 7 विलियम शेक्सपियर का टाइटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, नरेशन बेस होगा। शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। ऑप्शन डी यहां से सही हो जाएगा। शी एक्सक्लेम्ड दैट शी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस। नेक्स्ट, 11, द मीनिंग ऑफ द इडियम द गिफ्ट ऑफ द गैब इज। द गिफ्ट ऑफ द गैब का मीनिंग क्या होगा? तो ऑप्शन 1 यहां से सही हो जाएगा, एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इज करेक्ट। नीचे कुछ प्रोवर्ब्स दी गई हैं, करेक्ट प्रोवर्ब्स बतानी है। बेटर टुमारो देन टुडे। तो फ्रेंड्स, बेटर टुमारो देन टुडे नहीं होता, बेटर टुडे देन टुमारो होता है। ठीक। आयरन कट्स आयरन। फ्रेंड्स, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आयरन कट्स आयरन नहीं होता है, डायमंड कट्स डायमंड होता है।
कीप योर माउथ ओपन एंड योर आइज क्लोज। तो फ्रेंड्स ये भी उल्टी बात कह रहा है, यहां पर होना चाहिए था कीप योर आइज ओपन एंड योर माउथ क्लोज। ठीक, सो लास्ट देखते हैं, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ये प्रोवर्ब बिल्कुल सही है कि फॉर्च्यून जो है हमेशा ब्रेव्स का फेवर लेते हैं। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के विषय में कौन सा सही नहीं है। नीचे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब सेज आर नॉट चेंज। बिल्कुल ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से और सेज के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फ्रेंड्स उनको चेंज नहीं करते हैं, वो सेम के सेम बने रहते हैं। ऑप्शन बी, इन इनडायरेक्ट स्पीच टोल्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सेड टू। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज करते हैं। कब? क्योंकि सेड टू होगा तो डेफिनेटली उसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। ऑप्शन सी, इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज सो इन प्लेस ऑफ दस। ये भी ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में दस के स्थान पर सो का यूज किया जाता है, तो ये भी ठीक है। डी देखते हैं, इन इनडायरेक्ट स्पीच नव इज चेंज इनटू देयर। नहीं फ्रेंड्स ये गलत है, नव को चेंज करते हैं हम देन में, नव को चेंज करते हैं देन में, THEN देन में। ठीक है, तो ये कथन नरेशन के विषय में सही नहीं है। Question 14. According to Jacques, in his monologue, all the world's a stage. What is the seventh stage? तो फ्रेंड्स ये विलियम शेक्सपियर के द सेवन स्टेज ऑफ मैन से लिया गया है और जैकस के अनुसार मनुष्य की सेवंथ स्टेज कौन सी है? ऑप्शन बी सही है, सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ओब्लिवियन। ठीक, नेक्स्ट वन इज 15. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? एवेरिशियस। तो फ्रेंड्स एवेरिशियस की स्पेलिंग एवेरिशियस, तो AVARICIOUS, एवेरिशियस। एवेरिशियस मीन्स होता है लालच। क्लियर फ्रेंड्स, तो ए और VA, तो V के बाद में A केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड किया था, अब यहाँ पर 3 गलत हैं और 1 सही है, तो अब थोड़ी सी दिक्कत, कठिनाई, अब डिफिकल्टी आपके लिए होने वाली है। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन को जज करेंगे। चलिए सभी को 1 बाय 1 पढ़ना होगा तभी हम क्लियर कर पाएंगे। इन इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन इनडायरेक्ट ध्यान रखना, इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। नहीं फ्रेंड्स ये कथन गलत है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होती है वो इफ या वेदर से होती है। ठीक, इफ या वेदर से होती है, तो ये कथन सही नहीं है। चलिए एक गलत हुआ। बी में देखेंगे, इन इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वी यूज करेक्टर दैट। तो फ्रेंड्स ये तो बात सही कह रहा है, अभी हमने ऊपर बताई थी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम करेक्टर दैट का यूज करते हैं, तो आई थिंक यही ऑप्शन आपका सही है, यानी सही है, ये सही है। बाकी को देखते हैं कि बाकी में क्या कमी है। ठीक, सी, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज, रिक्वेस्ट एज पर द सेंस इन इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव। गलत बात कर रहा है बिल्कुल। ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस की क्वालिटीज हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय ऑर्डर, कमांड, एडवाइज, रिक्वेस्ट में वो इंपरेटिव सेंटेंस में होती है। क्लियर फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस में होती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है वो केवल आस्क्ड या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट होती है, तो ये ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट इज आस्क्ड, ये गलत है, ये इंट्रोगेटिव का हो जाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है फ्रेंड्स उसको हम विश या कर्स्ड या ब्लेस अकॉर्डिंग टू सेंस आदि में कन्वर्ट करते हैं, नहीं जैसा सेंस होगा उसके अनुसार हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। 17. Which of the following statements is not correct with reference to English grammar? इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, सही है। यूज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये भी सही है। पॉजिटिव डिग्री इंडिकेट्स सम क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, नहीं फ्रेंड्स ये गलत है। पॉजिटिव डिग्री किसी क्वालिटी को जरूर बताती है लेकिन वो केवल एक पर्सन की नहीं बता सकती है, वो मोर देन 1 पर्सन की भी क्वालिटी एक ही स्टेटमेंट में बता सकती है।
वो मोर देन वन भी बता सकती है, लेकिन ये केवल एक की बात कर रहा है। तो फिर भी हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे एक बार पढ़ने के लिए। मॉडल वर्ब्स डू नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन। ये सही है कि मॉडल वर्ब थर्ड पर्सन को मतलब थर्ड पर्सन कन्वर्ट करने के लिए एस सी एस नहीं लेती है। ये भी सही है और ये भी सही। तो फ्रेंड जो ऑप्शन ग्रामर के रेफरेंस में सही नहीं होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के पर्पज से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल के रूप में यूज होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल के, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। वी यूज द पास्ट टेंस फॉर्म टू मेक सजेशंस अबाउट व्हाट माइट हैपन, कि क्या हो सकता था ये दर्शाने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं मॉडल में। तो ये भी ठीक है। सी, प्रीपोजिशन ऑन इज यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम्स। नॉन स्पेसिफिक टाइम्स ऊपर कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो स्टेटमेंट है सही नहीं है, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग स्पेसिफिक टाइम के लिए कहता है, नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं कहता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे जैसे ऑन 26 जनवरी, ऑन 15 अगस्त, ऑन संडे या ऑन मंडे ETC। ठीक है ना। तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन ही सही नहीं है। डी, एट प्रीपोजिशन इज यूज विद सर्टेन मेजर हॉलीडेज एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात ठीक है कि कुछ निश्चित हॉलीडेज के लिए एट का प्रयोग कहता है एज ए पॉइंट्स ऑफ टाइम, पॉइंट्स ऑफ टाइम की तरह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सी जो है वो सही नहीं है कि ऑन का प्रयोग हम स्पेसिफिक टाइम्स के लिए करते हैं ना कि नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए। विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। 19 में गंगापुर का नाउन बताना है, और ये तो क्वेश्चन शायद आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। दैट इज प्रॉपर नाउन। 20, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। तो फ्रेंड्स ही इज वर्किंग हार्ड में हार्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो एक एडवर्ब होगा। ठीक है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। निम्नलिखित में से कौन सा पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। दिस डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, दैट भी डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और दीज भी दोस्तों डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बचता है जो कि पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। क्लियर। नेक्स्ट, डायरेक्शन 22 और से 24 के लिए करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक ही बात को 4 तरीके से दिखाया गया है, उसमें सही स्टेटमेंट फाइंड करना है। ए फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सिस। तो ऑक्सिस की मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ पर भी ऑक्स है और यहाँ पर भी ऑक्स और यहाँ पर ऑक्सन है। तो क्योंकि ऑक्सीज की स्पेलिंग में हमको शुरू में देखने में मिस्टेक मिली, तो हमने देखा कि ऑक्सन की स्पेलिंग गलत है। ऑक्सन की स्पेलिंग जो होती है OXEN होती है, जबकि ऊपर के तीनों सेंटेंस में ये गलत दी हुई, तो तीनों गलत हो जाते हैं। अब डी को देख लेते हैं एक बार। ए फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सन टू हिज फील्ड, कि एक किसान बैलों को अपने खेत के लिए लीड कर रहा था। तो ये ऑप्शन सही है। 23, आई गेव हिम 2,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स 2,000 रुपीज नहीं होता है, क्योंकि आगे नोट्स लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स रुपी होना चाहिए। रुपी देख लेते हैं कहाँ पर मिलेगा। रुपी मिलेगा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24, द मेजॉरिटी। तो फ्रेंड्स मेजॉरिटी लाइक नहीं आएगा, लाइक्स आएगा मेजॉरिटी के साथ में, क्योंकि मेजॉरिटी सिंगल यूनिट की तरह दिखा रहा है। तो लाइक्स की स्पेलिंग होती है LIKES, लाइक्स।
सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ओड। दोस्तों वैसे तो ओड के सभी फीचर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये लिरिक्स से लॉन्गर होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस होता है, इट्स राइम इन द राइमिंग ऑफ वर्स फॉर्म होता है, इट्स सब्जेक्ट इज हिस्टोरिकल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका जो सबसे प्रसिद्ध वो है फीचर क्या है, तो दैट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26, हु इज द हीरो ऑफ ओडिसी। ओडिसी का हीरो होगा एंड दैट इज करेक्ट आंसर विल बी ओडिसस। नेक्स्ट 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय द करेक्ट प्रीपोजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रीपोजिशन है वो सही वर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हॉस्टिलिटी विद राम, फ्यूअर एट द रेलवे स्टेशन, नीदर ऑफ देम, ड्यू फॉर इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन डी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ड्यू के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि ये करेक्ट नहीं है। 28, with reference to the use of punctuation marks, which of the following statement is not correct? He asked me where I was, ये ठीक है। नो के बाद में वो ब्रेक लिया उसने तो कॉमा लगा है, आई कांट सोल्व इट, ये भी ठीक है। He said to me I will come on Tuesday, तो और एक्स प्रेसिडेंट, तो फ्रेंड्स देखा जाए तो ये कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन सी, कि ऑप्शन सी में ही सेड टू मी, इसके बाद में दोस्तों कॉमा आना चाहिए था, फुल स्टॉप नहीं, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये कथन गलत है। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपेरिजन्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी आइडियोमेटिक जो कंपेरिजन है वो सही नहीं है। वाइल गुड चेज ठीक है, द माइंस मैटर्स ये भी ठीक है, स्टॉर्म इन ए मिल्क कप नहीं दोस्तों, ये मिल्क कप नहीं होता है, स्टॉर्म इन ए टी कप होता है, स्टॉर्म इन ए टी कप होता है। तो यही जो कंपेरिजन है आइडियोमेटिक ये सही नहीं है। 30, an epic is divided into several books. How many books are there in Homer's Iliad? दोस्तों एक एपिक को कई बुक्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे फेरी क्वीन 6 बुक्स में है, मिल्टन साहब का पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक में है, ठीक है, वर्जिल का एनीड भी दोस्तों 12 बुक्स में है। तो लेकिन जो होमर्स का इलियाड है दोस्तों उसमें कितनी बुक है, तो उसमें दोस्तों 24 बुक्स हैं। Question 31, which of the following words is misspelled? Option A desiccation, option B descendant, option C derogatory, option D dermatist. So friends, इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी की करेक्ट स्पेलिंग होती है DEROGATORY, और यहाँ पर जो दिया गया है वो ARY दिया गया है। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज मिस स्पेल्ड। ऑप्शन ए डेसिकेशन, डेसिकेशन की स्पेलिंग सही है, डेसिकेशन का मीनिंग होता है निर्लज या बेशरम या बेहया। ऑप्शन बी डिसेंडेंट की स्पेलिंग भी ठीक है, और डिसेंडेंट का हिंदी मीनिंग होता है वंशज। ऑप्शन डी डर्माटिस्ट की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, और डर्माटिस्ट का मीनिंग होता स्किन से संबंधित जो डॉक्टर होता उसको हम डर्माटिस्ट। तो 32 एंड 33, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रीपोजिशन। कौन सी वर्ब करेक्ट प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करती है? फ्रेंड्स, वोटिंग फॉर द रूलिंग पार्टी, 1/4 ऑफ द स्कूल, द टीम इज इनकम्प्लीटेड, डिसरे, और स्कूल इज लोकेटेड। तो फ्रेंड्स लोकेटेड बिसाइड,
तो लोकेटेड के साथ में बिसाइड नहीं आता है, तो फ्रेंड्स लोकेटेड के साथ में क्या आएगा, एक तो लोकेटेड के साथ में आएगा ऑन, ठीक है। साइड वाली कंडीशन में देखेंगे तो फिर यहाँ पर नियर आएगा। क्लियर? तो ये ऑप्शन सही प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, गोइंग टू दिल्ली, सही बात है, गो वर्ब हमेशा प्रीपोजिशन लेती है अपने साथ में टू। गोइंग फॉर ए मूवी, ये भी ठीक है। स्विंग ऑन द पार्क, तो फ्रेंड्स स्विंग ऑन द पार्क नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्विंग इन द पार्क, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू हाइफन, हाइफन के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। When the last word of the sentence is not complete, we use hyphen, ठीक है। इन कंपाउंड न्यूमरल वी यूज हाइफन, ये भी ठीक है। विद कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वी यूज हाइफन, ये भी ठीक है। इन इनडायरेक्ट नरेशन फॉर कोटेशन वी यूज हाइफन, फ्रेंड्स कोटेशन के लिए हाइफन का यूज नहीं किया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो हाइफन के विषय में इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। 35, शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ हेवन, व्हाई ही इज सो कॉल्ड, तो फ्रेंड्स उसको बार्ड ऑफ हेवन कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को, तो ऐसा क्यों कहा जाता है। चलिए वन बाय वन सारे ऑप्शन को देखेंगे, अच्छे से समझ में तभी आएगा। एवन वाज द सरनेम ऑफ हिज फैमिली, नहीं फ्रेंड्स उसकी फैमिली का सरनेम एवन नहीं था। एवन वाज द नेम ऑफ टाउन वेयर ही वाज बोर्न, तो फ्रेंड्स एवन टाउन का नाम भी नहीं था, टाउन का नाम था स्ट्रेटफोर्ड। क्या नाम था दोस्तों? स्ट्रेटफोर्ड, वार्कविकशायर, ठीक है। एवन वाज द टाइटल कन्फर्ड अपॉन हिम बाय क्वीन एलिजाबेथ, दोस्तों ऐसा कोई टाइटल नहीं था जो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उनको कन्फर्ड किया गया था, प्रदान किया गया था। एंड ऑप्शन डी, एवन शेक्सपियर वाज बोर्न एट स्ट्रैटफोर्ड विच वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एवन, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही है कि शेक्सपियर जहाँ पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था तो वहाँ पर रिवर थी एवन, तो वो उसका जो किनारे थे उसके नदी के किनारे का नाम था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। व्हाट इज द फाइनल फैटल फ्लॉ ऑफ द कैरेक्टर मैकबेथ, मैकबेथ कैरेक्टर का जो फैटल फ्लॉ था वो क्या था। चलिए सारे ऑप्शन को दोस्तों यहाँ से हमें पढ़ना होगा। हिज डिजायर फॉर फेम, अगर पहली नज़र में देखें तो हमको सही नजर आता है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा हम उसी को टिक करेंगे। हिज वॉल्टिंग एम्बिशन, यानी कि बहुत ज़्यादा चाहत जो थी उसकी, उसको कह सकते हैं वॉल्टिंग एम्बिशन, तो लगभग ये भी ठीक है। एंड हिज फेथ इन विचेज, और दोस्तों क्योंकि उसको कहीं ना कहीं विचेज की बातों पर फेथ हो चला था तो ये भी सही है। और हिज सबमिशन टू हिज वाइफ, ये भी बात सही है। तो विच इज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही है। हिज सबमिशन टू हिज वाइफ, कि उसने अपने आप को उसकी वाइफ के आगे एक दब्बू टाइप में बिल्कुल जो उसका अपोज नहीं कर सकता था, इस तरह से दोस्तों उसने आप उसको समर्पित कर दिया। तो जो उसकी वाइफ कह रही थी वो वही कर रहा था, बाकी जो सारी इच्छाएं हैं वो उसके बाद ही जन्म लेती हैं, तो इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी हो जाएगा। Directions for question number 37 and 38. Following sentences have been transformed as per directions given in their brackets. Choose the correct sentences from the choices given. So friends, 37 और 38 को ब्रैकेट में दिए डायरेक्शन के अनुसार ट्रांसफॉर्म किया गया है, तो सही ऑप्शन आपको पिक करना है। 37, The coffee isn't too strong, it won't keep us awake. तो फ्रेंड्स इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और सिंपल सेंटेंस के लिए ऑप्शन नंबर ए एक सुटेबल हो रहा है। द कॉफी isn't too strong to keep us awake,
क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सी और डी में, ऑप्शन बी में एंड लगा हुआ है जो कंपाउंड सेंटेंस में लगता है, ऑप्शन सी और डी में भी सो लगा हुआ है जो कंपाउंड सेंटेंस में लगता है, और टू और टू का प्रयोग करके हम इसको सिंपल बनाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 38 हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स पता है आपको कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हैड दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में दिया गया है तो उसमें हम उसके साथ में बीन ऐड करते हैं। 39 इनडिफरेंट डेनोट्स। फ्रेंड्स इनडिफरेंट का मीनिंग होगा सिमिलर, अप्रूव, अनकंसर्न, डिस्पेयर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अनकंसर्न। इनडिफरेंट का मीनिंग होता है उदासीन, और अनकंसर्न का मीनिंग भी होता है उदासीन। सिमिलर का मीनिंग होता है समान, अप्रूव किसी चीज को अप्रूवल करना, और डिस्पेयर होता है निराश, हताश। क्वेश्चन 40 कंडेम डेनोट्स। कंडेम का मीनिंग बताना है सेंसर, वेरियस, क्वालिटी, शाई। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेंसर। कंडेम मीन्स भी होता है निंदा करना, और सेंसर मीन्स भी होता है निंदा करना। वेरियस का मीन्स तो वेरियस यानी विभिन्न, क्वालिटी यानी गुण, और शाई यानी कि कोई व्यक्ति जो शर्मिला होता है उसको बोलते हैं शाई। नेक्स्ट दोस्तों प्री पोस्टरस। तो फ्रेंड्स प्री पोस्टरस का मीनिंग होता है प्रीडिफाइंड, ऑब्वियस, एब्सर्ड और आर्डुअस। सो गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एब्सर्ड। प्रीपोस्टरस का मीनिंग होता है जो इरेशनल होता है यानी अतर्क संगत होता है, ठीक है। और एब्सर्ड का मीनिंग भी होता है इरेशनल या अतर्क संगत। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 42 ब्रेथ टेकिंग डेनोट्स। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्पेक्टेकुलर इज करेक्ट आंसर। 43 इंसीडियस। दोस्तों इंसीडियस डेनोट्स, इंसीडियस का मीनिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स इंसीडियस मीन्स होता है धोखेबाज या दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं इंसीडियस। तो दुष्ट से आपके मन में तुरंत सवाल आ गया होगा, एंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनिंग। क्लियर फ्रेंड्स। अब बचे हुए 3 ऑप्शन का मीनिंग भी हम देखेंगे हिंदी में। तो फ्रेंड्स सब्सटेंशियल का मीनिंग होता है वास्तविक, ठीक। अनस्टेबल का मीनिंग होता है अस्थिर, और इंस्टेंटेनियस का मीनिंग होता है तत्कालिक, ठीक। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे हाइपोक्रेसी। तो फ्रेंड्स अपनी A to Z की जो सीरीज है उसमें लगभग स्पेलिंग से संबंधित पूछे जाने वाले हर वर्ड को हमने शामिल किया है, तो आप एक बार उस सीरीज को जरूर देखें यदि आपने नहीं देखा है। तो हिपोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, HYPO हिप्पो और CRISY हिपोक्रेसी, ठीक है। 45 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, ए के बाद में ई होता है, फिर आर होता है, एरो। और प्लेन की स्पेलिंग में दोस्तों PLANE होता है, ठीक है। तो 1 दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 to 50 चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 से 50 में आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन 46 शी विल रीच हेयर डैश डैश 4 PM। सो फ्रेंड्स इन, विद इन, एट और 4
करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा एट। फिक्स टाइम है, अभी पीछे एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एट का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए या एज ए पॉइंट ऑफ टाइम भी होता है। 47 पवन स्ट्रक द हॉर्स डैश डैश ए स्टिक। तो फ्रेंड्स स्ट्रक मीन्स होता है पीटना, तो पवन ने एक हॉर्स को स्टिक से पीटा। तो से के लिए यहाँ पर बाई, विद, फ्रॉम और एट। तो फ्रेंड्स स्टिक जो है एक मीन्स के रूप में, एक साधन के रूप में है, और जब जब हम किसी साधन की बात करते हैं, किसी साधन से कोई काम करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन विद का यूज़ होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 द टाइगर स्प्रैंग डैश डैश द टाइगर। तो फ्रेंड्स ऑन, अपॉन, टू और फोर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा अपॉन। ऑन और अपॉन में बहुत ही माइन्यूट अंतर है। ऑन का प्रयोग जो फिक्स सरफेस होती है उसके लिए होता है, और अपॉन का प्रयोग जो है मूवमेंट के लिए होता है, जब गति करके कोई काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट 49 दे डैश दैट द वुड कम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इनडायरेक्ट फॉर्म में कंप्लीट सेंटेंस दिया गया है, और इसको फिल करने के लिए आपको करेक्ट वर्ब भनिए। जब इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है तो टोल्ड के साथ में टू नहीं आता है, टोल्ड के साथ में ऑफ भी नहीं आता है, और टोल्ड के साथ में एट भी नहीं आता है। टोल्ड के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, टोल्ड अकेला ही अपने आप में कंप्लीट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, दे टोल्ड हिम दैट शी वुड कम। नेक्स्ट डैश डैश ए बाइक शी हैज़ ए कार। इसका सेंस ये बनता है कि उसके पास एक कार भी है और एक बाइक भी है, या ये कह सकते हैं कि कार के साथ साथ उसके पास में बाइक भी है। तो फ्रेंड्स बिसाइड का मीन्स होता है नियर, यानी पास में। ठीक। बिटवीन का मीनिंग होता है बीच में। दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन के बीच की जब बात होगी तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करेंगे, और अमंग का प्रयोग भी होता है बीच में। जब मोर देन टू की बात करते हैं तो उस समय अमंग का प्रयोग करते हैं। और बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अतिरिक्त। तो फ्रेंड्स करेक्ट यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, बिसाइड्स ए कार बिसाइड्स ए बाइक सी हैज ए कार, यानी बाइक के अतिरिक्त उसके पास में एक कार भी है। ओके। 51 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेडी। फ्रेंड्स ट्रेडी का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? कैथारसिस, टीयर्स, ह्यूमनिज्म और नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथारसिस। कैथारसिस जो है ट्रेडी का मेन फंक्शन होता है, और इसके ऊपर हम एक सेपरेट में अलग वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर सबको डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट वन 52 द टर्म ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का जो टर्म होता है उसको क्या कहते हैं? फोटोग्राफी, कैकोग्राफी और कैलीग्राफी और आर्टिस्टिक राइटिंग। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी, और कैकोग्राफी जो बैड हैंड राइटिंग होती है, जिस हैंड राइटिंग को पढ़ा ना जा सके, उसको बोलते हैं कैकोग्राफी। एंड फ्रेंड्स फोटोग्राफी होता है जो फोटो शूट वगैरह हम कहते हैं, यानी फोटो से लिखना, फोटो पर लिखना, उसको बोलते हैं फोटोग्राफी। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज 53 एन अकेडमिक फिक्शन इज नॉन एज। फ्रेंड्स एक अकेडमिक फिक्शन को किस तरह से जाना जाता है? कैंपस फिक्शन, साइंस फिक्शन, आर्टिस्टिक फिक्शन और रेडी रेकॉनर। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैंपस फिक्शन। एन अकेडमिक फिक्शन इज नॉन एज कैंपस फिक्शन। अकेडमिक फिक्शन को कैंपस फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स 54 ए वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज इज। एक वर्ड जो टाइम के कारण, यानी ओवर यूज जब उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो लाइफलेस बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? यूजलेस, यूजफुल, क्लीशे और लाइवली।
तो फ्रेंड्स दैट वर्ड इज कॉल्ड क्लीशे। ठीक है, ये क्लीशे है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा दोस्तों वो होगा क्लीशे। क्लियर, क्लीशे। ये क्लाइज या क्लाइश नहीं होगा, ये होगा क्लीशे। 55 one can predict the behavior of this category of characters. Such type characters are, यानी कोई भी ऐसे करेक्टर के विषय में आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता है, और इस तरह के करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? राउंड करेक्टर्स, डुअल करेक्टर्स, फ्लैट करेक्टर्स और आइडियल करेक्टर्स। तो फ्रेंड दैट इज आइडियल करेक्टर्स। क्वेश्चन 56 विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। गॉडी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। और फ्रेंड्स गॉडी की करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन बी GAUDY, गॉडी फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। क्लियर फ्रेंड्स। तो कन्वेनियंस, तो फ्रेंड्स कन्वेनियंस की स्पेलिंग ठीक है, यॉट की स्पेलिंग ठीक है, और इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग भी ठीक है। तो फ्रेंड्स स्पेलिंग जो मिस्टेक हो जाएगी वो हो जाएगी कंसाइंस, कंसाइंसियस की स्पेलिंग जो है गलत हो जाएगी। अब ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो मिस्टेक है एस की जगह पर टी आना है, एस की जगह पर टी आना है। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट 58 व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड में शेक्सपियर का जो घर था उसका नाम था न्यू पैलेस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 to 65 चूज द ऑप्शन विच क्लोजेट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। एक वर्ड कैपिटल लेटर्स में दिया गया है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, और जो उसके सबसे नज़दीकी वाला मीनिंग है वो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स होता है औसत। एक्सट्रीम मीन्स होता है विस्तृत, जो औसत से ऊपर होता है, और इसके आगे लगा हुआ है नॉट, तो नॉट एक्सट्रीम मतलब मॉडरेट। क्लियर फ्रेंड्स। 60 इम्प्रोप्रिएटी। इम्प्रोप्रिएटी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड chaos, एक्शन दैट आर लीगली अनस्टेनेबल, अनलॉफुल एक्टिविटीज और एक्शन दैट आर मॉरली रॉन्ग। इम्प्रोप्रिएटी का मीनिंग होता है हिंदी में ऐसा ऐसा बिहेवियर जो लीगल ना हो, तो कह सकते हैं एक्शन दैट आर मॉरली रॉन्ग। जो स्पेशली अनैतिकता से भरे हुए जो एक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं इम्प्रोप्रिएटी। ठीक है। नेक्स्ट 61 बिजारे। फ्रेंड्स बिजारे का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। तो बिजारे मीन्स होता है स्ट्रेंज मैनर, तो इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक और नॉन एग्जिस्टेंस जो उपस्थित ना हो, एक्सट्रीमली पैथोटिक, और फ्रेंड्स वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। तो बिजारे का मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। क्लियर। नेक्स्ट रेडुंडेंट 62 रेडुंडेंट। ऑप्शन 1 रूड, ऑप्शन बी ब्रूटिश, और ऑप्शन सी सुपरफ्लाउस, और ऑप्शन सी कोअर्स। तो फ्रेंड्स रेडुंडेंट मीन्स होता है अनावश्यक, जो बहुत ज़्यादा हो, ऐसा मीनिंग एक ही देखने को मिलता है ऑप्शन सी के रूप में सुपरफ्लाउस। सुपरफ्लाउस का मीनिंग भी होता है अनावश्यक या अतिरिक्त। विंडिकेट। तो फ्रेंड्स विंडिकेट का मीनिंग होता है जस्टिफाई करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विंडिकेट मतलब जो न्याय से संबंधित हो, तो जस्टिफाई करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि विंडिकेट वर्ब है और जस्टिफाई भी वर्ब हो जाएगा। जज, दोस्तों जज नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। आर्ग्यू भी वर्ब है, लेकिन आर्ग्यू मीन्स होता है तर्क वितर्क करना, और विंडिकेट का अर्थ होता है हमने न्याय से न्याय करना या सिद्ध करना कह सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन होता है अपनी बात को एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। ठीक है। 64 प्रोलिफेरेट। दोस्तों प्रोलिफेरेट का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। असिस्ट, प्रोक्लेम, मल्टीप्लाई एंड सपोर्ट। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई।
आप जानते हैं असिस्ट मीन्स सहायता करना, प्रोक्लेम मीन्स घोषित करना और सपोर्ट मीन्स सहायता करना। नेक्स्ट इंपीरिकल। फ्रेंड्स इंपीरिकल का मीनिंग क्या होता है? इंपीरिकल का मीनिंग होता है शानदार, तो रॉयल मीन्स भी होता है शानदार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, निम्नलिखित में से कौन सा बार्ड ऑफ एवन कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। नेक्स्ट नीदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी forlorn often loses both itself and friends who speaks these lines, कि ना तो बोरोवर बनो ना ही लैंडर बनो, क्योंकि जो लोन होता है, जो कर्ज होता है, उससे दोनों का लॉस होता है, यानी वो कर्ज भी नहीं मिलता और फ्रेंडशिप जो होती है वो भी जो है चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये लाइन बोली जाती है हेमलेट प्ले में पोलोनियस के द्वारा। तो इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर, शेक्सपियर के किस प्ले में लाइन मिलती है? ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैन इज इन ग्रेटिट्यूड। तो फ्रेंड्स ये लाइन विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट प्ले में मिलती हैं और एमिस के द्वारा इन लाइन्स को बोला जाता है। क्वेश्चन 69, मिल्टन्स पोइट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया गया है कि मिल्टन की पोइट्री एक मिरर है इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश पोइट्री का, जिसमें राइटर्स का जो कैरेक्टर है वो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट मैकमिलन के द्वारा किया गया है। 70, in which poem does the following statement appear? Solitude sometime is the best society। और फ्रेंड्स यदि आपने जॉन मिल्टन को पढ़ा है और जॉन मिल्टन साहब के पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर सी ही बताएंगे, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट द लाइन्स ब्लिस वाज इट दैट द डाउन टू बी अलाउ बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन ओकर इन द पोएम ऑफ। तो फ्रेंड्स ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में ओकर होती हैं। और यदि पोएम की बात करेंगे तो फ्रेंड्स पोएम होगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट साउदी वाज सक्सेडेड बाय डैश डैश एट द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में दोस्तों ली थी टेनिसन ने। क्लियर? नेक्स्ट द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन, दोज लाइन्स ओकर इन द पोएम ऑफ। और फ्रेंड्स ये फेमस लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम टिंटन एबे से ली गई है। क्वेश्चन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क रिटन बाय जॉन मिल्टन। आंसर होगा कॉमस। कॉमस एक मास्क है और दोस्तों एरोपैजिटिका एक प्रोज वर्क होगा और लिसिडस जो है उनका एक पास्टोरल इलेजी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी 1637 में। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वन इज हु इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो फ्रेंड्स शाइलॉक की जो डॉटर है उसका नाम होगा जेसिका। क्लियर? नेक्स्ट हु इज किंग लियर्स सेकेंड डॉटर्स हस्बैंड। किंग लियर की सेकेंड डॉटर का हस्बैंड दोस्तों होगा एंड ऑप्शन ए ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल। 77, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। तो फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के लास्ट फेज में लिखी गई थी। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स पास्टोरल कॉमेडी विलियम शेक्सपियर के द्वारा केवल एक ही लिखी गई है और दैट इज एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज ए और एन। तो फ्रेंड्स मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट एक क्लासिकल ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। 80, इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट हु इज सेबेस्टियंस ब्रदर। तो फ्रेंड्स शेक्सपियर के टेम्पेस्ट प्ले में सेबेस्टियन का जो ब्रदर है दैट इज एलोंजो। नेक्स्ट वन इज 81, इन द ईयर 1637 Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some
monumental poetical work. Select among the following the name of his friend to whom this information was given. कि उनका एक फ्रेंड था जिन्होंने उनको कन्फाइड किया और उनके माइंड को कन्फाइड किया और उनको राइटिंग लिखने के लिए जो है इंस्पायर किया। तो फ्रेंड्स उस फ्रेंड का नाम बताना है और दैट इज आंसर इज एडवर्ड किंग। और 37 में जो उन्होंने लिखा था दैट इज लिसी दास। क्लियर। 82 हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड जो कहा था वो कहा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 फ्रालिटी दाई नेम इज वुमेन हु सेड दिस। ये किसने कहा था कि फ्रालिटी दाई नेम इज वुमेन। फ्रालिटी मीन्स होता है बेवफाई की, बेवफाई का नाम ही औरत है। तो फ्रेंड्स ये हेमलेट ने कहा था। क्लेडिस के द्वारा उसके पिता की हत्या कर दी जाती है और वो उसकी मदर जो होती है जर्ट्रूड और क्लेडियस दोनों जब शादी कर लेते हैं तो उस समय जो है ये लाइन हेमलेट के द्वारा बोली जाती हैं। 84 फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स शेक्सपियर ने माउस ट्रैप फ्रेज को किस लिए यूज किया है। हेमलेट्स ट्रेजिक फ्लॉ, द गोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर, द प्ले विद इन द प्ले और हेमलेट्स कंसाइंसियस। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट। हेमलेट में जो प्ले के अंदर प्ले है उसके लिए माउस ट्रैप का यूज किया गया है। 85 विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटी नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो द अबव लाइन्स ऑकर सिन। तो फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लाइन है, वर्ड्सवर्थ के सोलिटरी रीपर से ली गई हैं। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में नेचर के डिफरेंट मूड्स को दर्शाया है। आंसर होगा लाइन्स रिटन अबाउ टिंटन एबी। 87 द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। तो फ्रेंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट जो एसोसिएटेड है इंग्लैंड में वो एसोसिएटेड है विलियम वर्ड्सवर्थ से, रॉबर्ट सदी से और एसटी कॉलेज से। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक ही ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 88 हु सेड द पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स 12th नाइट। फ्रेंड्स शेक्सपियर के 12th नाइट में सेल्फ लव में कौन सिक है। आंसर होगा मेलवोलियो। करेक्ट फ्रेंड्स। 90 द स्लीप वॉकिंग सीन occurs in। फ्रेंड्स स्लीप वॉकिंग सीन विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आता है। तो फ्रेंड्स दैट इज आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी मैकबेथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्टर ऑफ जैकस इन हिज एज यू लाइक इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो फ्रेंड्स एज यू लाइक इट में एक करेक्टर है जैकस नाम का, तो उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी मेलनकॉलिक। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम्स हु सेड अबाउ स्टेटमेंट ऑफ होम। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट किसने और किसके विषय में कहा है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के विषय में कहा है। 93 इन द टेम्पेस्ट हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन वाई। तो फ्रेंड्स ये लाइन किसने कही है और क्यों कही है। आई विल ब्रेक माई स्टेप बरी इट्स सर्टेन फैदम इन द अर्थ एंड डीपर दैम एवर डिड प्लमेट साउंड आई विल ड्राउन माई बुक। तो फ्रेंड्स ये लाइन टेम्पेस्ट में प्रेस्पेरो के द्वारा बोली गई हैं और क्यों बोली गई हैं वो एश्योर्स करता है, वह विश्वास दिलाता है संसार को कि अब वह जो है और जादू टोने के चक्कर में नहीं रहेगा और वो इस सब को छोड़ देगा। 94
No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. From where are the above quoted lines of Wordsworth? तो फ्रेंड्स जो उपरोक्त लाइन दी गई है वर्ड्सवर्थ के किस पोइट से किस पोएम से ली गई हैं? आंसर होगा सोलिटरी रीपर। 95. It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is it said to be? तो फ्रेंड्स वो कौन सी एरा है और ये जो है किस मतलब घटना पर आधारित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। क्लियर फ्रेंड्स? 96. From which play of Shakespeare is the following line taken? Life is told by an idiot full of sound and fury. तो फ्रेंड्स ये मैकबेथ से लाइन ली गई है। जिस समय एक्ट फिफ्थ में लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है तो फ्रेंड्स उस समय लाइन को मैकबेथ के द्वारा बोला जाता है। 97. इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? तो फ्रेंड्स ओथेलो की जो सेटिंग है वो है वेनिस और ओथेलो को मूर ऑफ वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मूर ऑफ वेनिस। 98. व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट प्ले का सबटाइटल क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और व्हाट यू विल। इसका जो अनदर टाइटल होगा दोस्तों वो होगा वॉर व्हाट यू विल। 99. हेमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, द हेमलेट वाज रिटन बाय। तो फ्रेंड्स हेमलेट एक ट्रेजेडी प्ले है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और द हेमलेट एक नोवेल है तो दोस्तों उसको लिखा गया है विलियम फॉकनर के द्वारा। 100. लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू? तो फ्रेंड्स लूसी पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा किसको रेफर करती हैं? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 101. द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गैल्सवर्दी वाज? जॉन गैल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले था, और दोस्तों उनका फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले था द सिल्वर बॉक्स जो 1906 में आया था। क्लियर? नेक्स्ट इज विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा? शेक्सपियर का ड्रामा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ड्रामा है, एडवर्ड द सेकंड भी है, हैमलेट भी है, तो फ्रेंड्स रिचार्ड थर्ड नहीं होगा। 103. द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ? डार्क लेडी सोनेट्स में किसकी सोनेट्स में अपीयर होती है? आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। 104. हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स शेक्सपियर्स मैकबेथ? शेक्सपियर के मैकबेथ में इन लाइंस को कौन बोलता है? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज द आइज ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। तो फ्रेंड्स की स्लीपिंग और डेड पर्सन तो केवल पिक्चर मात्र होते हैं, और दिस इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल्स। और कोई बचपन में ही कोई छोटा बच्चा होता है, केवल वो ही जो पेंटेड डेविल्स होते हैं, यानी जो हम पिक्चर्स बना देते हैं डेविल्स की, उससे डरता है। तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? फर्स्ट विच, सेकेंड विच, थर्ड विच। तो फ्रेंड्स यदि मैं कहूँ कि फोर्थ विच, तो ये फोर्थ विच के द्वारा बोली जाती हैं, एंड फोर्थ विच इज लेडी मैकबेथ। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर लेडी मैकबेथ का ऑप्शन नहीं है। जिस समय किंग डंकन की हत्या करने के लिए मैकबेथ मना कर देता है, तो फ्रेंड्स उस समय लेडी मैकबेथ उसको जो है डांटती फटकारती है, और ये लाइन बोलकर उसको जो है उसका मर्डर करने के लिए इंस्पायर करती है। 105. To me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. Who said it? तो फ्रेंड्स दिस इज सेड बाय जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन, पी.बी. शेले।
नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये लाइन टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर द ईयर्स, तो फ्रेंड्स द्वारा बोली गई है वर्ड्सवर्थ के। 106 वन ऑफ द करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच। बहुत आसान क्वेश्चन ये हो गया आपके लिए। लेडी मैकबेथ इज नॉन एज द फोर्थ विच। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव्स प्ले ऑन। तो फ्रेंड्स यदि म्यूजिक फूड का काम करता है लव के लिए तो इसको चलने दो। तो फ्रेंड्स ये ड्यूक के द्वारा बोली जाती हैं और जो ड्यूक ऑफ हिलारिया होता है उसके द्वारा ये लाइन बोली जाती है और ये 12th नाइट प्ले की शुरुआत इनसे होती है। नेक्स्ट, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस, दिस इज लाइन occurs in Shakespeare. Hamlet, King Lear, The Tempest, The Merchant of Venice. Correct answer will be The Tempest. 109 the line there is a special providence in the fall of a sparrow occurs in। तो फ्रेंड्स ये लाइन हेमलेट प्ले में ओकर होती हैं। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज 110 who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes। तो फ्रेंड्स ये शेक्सपियर की कॉमेडीज में कि शेक्सपियर के केवल हीरोइन को महत्व दिया जाता है और उसमें हीरो का कोई रोल नहीं होता है। तो ये लाइन दोस्तों बोली गई है जॉन रस्किन के द्वारा। नेक्स्ट वन इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट टाइटल होगा, जो फर्स्ट वॉल्यूम होगा पोएम का, तो फ्रेंड्स वो होगा डिस्क्रिप्टिव स्केच। और इसी के साथ साथ एक वर्क इनका और आया था, इवनिंग वॉक। क्वेश्चन नंबर 112 इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिरिकल बैलेड में जो प्रीफेस था वो कब ऐड किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1800 में। 1798 में लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट वर्जन आया था और 1800 में वर्ड्सवर्थ ने उसमें एक प्रीफेस ऐड किया था। और फ्रेंड्स 1802 में थर्ड एडिशन के साथ साथ वर्ड्सवर्थ ने जो है इसमें एक अपेंडिक्स ऐड किया था। और दोस्तों यही वो समय था जब ये इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, यानी अमेरिका में पब्लिश हुआ था 1802 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। तो फ्रेंड्स वह शेक्सपियर का कौन सा प्ले होगा जिसमें एपिलॉग मिलता है? और वो होगा दोस्तों टेम्पेस्ट। नेक्स्ट वन होगा वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज प्रोज वर्क। तो फ्रेंड्स प्रोज वर्क होगा एरोपैजिटिका। 115 मेंशन दैट इन विच प्ले ऑफ गेल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। तो फ्रेंड्स विलियम फाल्डर देखने को मिलता है जस्टिस में। A stanza of 8 iambic pentameters on pattern of AB CC is known as। तो फ्रेंड्स AB और CC is known as Ottava Rima। 17 Pope's essay on criticism sums up the art of poetry is taught first by। तो फ्रेंड्स essay on criticism जो पोप का है वो sums up of the art है पोइट्री का। तो ये किसके द्वारा पहली बार टॉट किया गया? तो दैट इज होरेस। 118 द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वन इज गाइनोक्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन। तो फ्रेंड्स गाइनोक्रिटिसिज्म जो फोकस करता है वो करता है वुमेन एज ए राइटर्स, यानी वुमेन को एज ए राइटर्स जो है वो फोकस करता है। 120 तो फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से शांति के साथ में पढ़ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में, और उसके बाद में इसका आंसर जज करना। ठीक है, बाय द वे हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, मेटाफिक्शन। प्रिपेशिया मीन्स, दोस्तों प्रिपेशिया का मीन्स होता है
परगेशन ऑफ इमोशन, ट्राजिक फ्लो, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और रिकॉग्निशन ऑफ एरर। तो फ्रेंड्स दैट इज आंसर विल बी रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। 122 प्री-राफेलाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न विद। तो फ्रेंड्स प्री राफेलाइट पोइट्री स्पेशली कंसर्न करती है, तो वो कंसर्न करती है फॉर्म एंड डिजाइन को। नेक्स्ट 123 द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट इज। तो फ्रेंड्स स्पेंसरियन सोनेट की जो राइम स्कीम हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी और ए बी और बी सी और बी सी और सी डी और सी डी और ई और ई। तो फ्रेंड्स इस तरह से आंसर जो मिलता है वो मिलता है ऑप्शन नंबर डी। 124 फेमिनाइन एंडिंग रेफर्स टू। तो फ्रेंड्स फेमिनाइन जो एंडिंग रेफर्स करता है वो किसको करता है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द एंडिंग ऑफ ए पोएम इन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। क्लियर। और आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट, और इसी के साथ में हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट होने जा रहा है। तो द मिस्ट्री प्लेस डील्स विद, मिस्ट्री प्ले डील्स करते हैं, तो दैट इज न्यू टेस्टामेंट के साथ में वो डील करते हैं। तो